और जो ट्रांसजेंडर होता है वो समाज के व्यवहार के कारण से बहुत जो है ना, एक तरह से उसके मन में समाज के प्रति नफरत रहती है, विद्रोह रहता है एक तरह से। वही +2 में और कॉलेज में। तो वो पढ़ जाए, पढ़ने के बाद उनको कोई ना कोई काम में हम लगाएं, एक ऐसा प्रयास रहता है। और उसमें से कुछ लोगों ने जो देह व्यापार है उसको छोड़ा भी है। वो जो भीख मांगने वाला व्यवसाय था उससे भी वो बाहर निकले हैं। हमने उनको कुछ छोटे छोटे काम इधर उधर दिलवाए हैं लोगों से बातचीत करके। तो आपको क्या लगता है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यानी कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और समाज को किस तरीके से आगे आना होगा? समाज को कुल मिलाकर उनके साथ व्यवहार वैसे ही करना चाहिए जैसे हम बाकी सामान्य लोगों के साथ करते हैं। ट्रांसजेंडर का क्या होता है, जैसे पता लग जाता है कि भाई वो ट्रांसजेंडर है, तो सबसे पहले घर वाले छोड़ देते हैं। जी। तो उसको अपने परिवार के प्रति भी और क्रोध रहता है। अभी हमारा जीबी रोड के ऊपर उत्कर्ष के नाम से हमारा एक प्रकल्प चलता है। अच्छा। ये जो जीबी रोड पर जितने भी जो महिलाएं हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हम्म। तो वो प्रति सप्ताह वहां पर हमारा एक क्लिनिक चलता है। अच्छा। तो इनके जितने भी सारे टेस्ट वगैरह करना, इनका इलाज करना, इनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ये काम करते हैं उनपे। तो हम सामान्य रूप से जैसे उनको हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहते थे, तो जरा हम कहते थे बहन जी थोड़ा लाइन में लग जाइए, हम्म। बहन जी थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए। तो ये बार बार वो शब्द सुनकर जो उनकी जो 2-3 वहां पर जो प्रमुख हमारे साथ चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमको बार बार ये बहन जी मत कहिए, हमको बड़ा कष्ट होता है। हमें तो हमारा भाई भी बहन कहने को तैयार नहीं है। और ये बेटी का, बहन का, पत्नी का, ये सब रिश्ता हम भूल चुके हैं। इस समय हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम्म। नर्क की, ये आपको हम बता नहीं सकते। हम्म। हमने कहा देखो हमारे संस्कार हैं, हम संघ के कार्यकर्ता हैं। हम्म। हम जब किसी से मिलते हैं तो जो समान उम्र की महिला होती है बहन कह देते हैं, छोटी होती है तो बेटी कह देते हैं, बड़ी होती है तो माँ कह देते हैं। मैंने कहा यही अपनी संस्कृति का, ये हिंदू संस्कृति का संस्कार यही है। कोरोना काल के अंदर लगभग दिल्ली के अंदर हम 1.25 से 1.5 लाख भोजन के पैकेट और रोजाना अलग अलग स्थानों पर वितरित करते थे। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। हर हफ्ते मैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर आती हूँ जिसमें हम कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। आज मैं आपके सामने एक एपिसोड लेकर आई हूँ जिसका रिलेशन सेवा से है। सेवा हम सब अपने जीवन में कहीं ना किसी तरीके से करते हैं। पर आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जिसका मूल प्रिंसिपल ही यही है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी मंगलमय घटनाएं देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। जी, मैं सेवा भारती ट्रस्ट की बात कर रही हूँ और आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए, समाज की सेवा का कल्याण किस रूप में किया जा रहा है इस ट्रस्ट के द्वारा, उसके बारे में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सेवा भारती दिल्ली के संगठन मंत्री श्री सुखदेव भारद्वाज। भारद्वाज जी, आपका सवाल दैट मैटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बिना समय गवाए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सेवा भारती ने आज तक कितने लोगों की सेवा की है या मदद की है? देखिए इसका कोई बहुत ऐसा डाटा हमने 40 सालों का तो इकट्ठा नहीं करके रखा हैगा, लेकिन लगभग 50 से 55 हजार लोगों हमसे सहायता प्राप्त करते हैं, लोगों की हम सेवा करते हैं प्रतिवर्ष। तो उस हिसाब से आप 40 सालों का हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो इतने लोग अब तक सेवा भारती से लाभान्वित हुए हैं। और गतिविधियों के अलावा आप ट्रांसजेंडर समुदाय की भी काफी मदद करते हैं, वहां पे भी आप लोग सक्रिय हैं। तो उनके लिए आप लोगों ने क्या पहल की है, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है लाभान्वित हो? ये ट्रांसजेंडर और जो देह व्यापार में लगे हुए हैं, ये दो प्रकार के लोग कोरोना का जो समय था उस समय हमारे संपर्क में आए। जी। तो कुछ ट्रांसजेंडर हमें कोरोना काल में टकराए कि भाई बहुत परेशान है, खाने को भी कुछ नहीं है,
तो फिर हम लोगों ने उस समय जो हमारा भोजन वितरण का चलता था, फूड पैकेट्स हम देते थे, और सूखा राशन भी लोगों को हम प्रोवाइड कराते थे। कोरोना काल के अंदर लगभग दिल्ली के अंदर हम 1.25 से 1.5 लाख भोजन के पैकेट और रोजाना अलग अलग स्थानों पर वितरित करते थे। जी। तो उस समय इनसे संपर्क में आए, और जब संपर्क में आए तो फिर इनको जानने का अवसर मिला, और पता लगा कि ये लोग केवल इनके जो आय के साधन हैं, या तो ये बधाई मांगते हैं लोगों के यहाँ, विवाह शादी में जाना, कोई अगर घर में नया मेहमान आया है, किसी का बच्चा हुआ तब जाना, हम्म। या फिर ये चौराहे पर भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के भिन्न भिन्न चौराहे पर। और तीसरा जो काम है, जब इन दोनों कामों से भी इनका गुजारा नहीं होता तो फिर ये देह व्यापार में उतरते हैं। अच्छा। तो और बहुत मन से नहीं उतरते। और जो ट्रांसजेंडर होता है वो समाज के व्यवहार के कारण से बहुत जो है ना, एक तरह से उसके मन में समाज के प्रति नफरत रहती है, विद्रोह रहता है एक तरह से। तो हमने जब इनसे बातचीत की तो ये लगा कि एक सम्मानजनक जिंदगी ये कैसे जिए, उस पर विषय शुरू हुआ। और कुछ लोगों को जो हमने संपर्क किया, तो एक स्थान पर हमने उनको स्किल्ड करने का और उनके सामने प्रस्ताव रखा। तो उनको कुछ ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज सिखाए, कुछ फैशन डिजाइनिंग के भी कोर्सेज थे वो भी उनको हमने सिखाए। फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, जी। उनको दोबारा से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो पहला बैच था उसके अंदर 12 लोग थे। अच्छा। 7 लोग 10वीं और 12वीं में, और 5 लोग ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए। अच्छा। और देव योग से वो सभी के सभी पास हो गए, अगली क्लास में चले गए हैं। 20 लोगों का बैच इस बार तैयार है, उनके एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं, वही +2 में और कॉलेज में। तो वो पढ़ जाए, पढ़ने के बाद उनको कोई ना कोई काम में हम लगाएं, एक ऐसा प्रयास रहता है। और उसमें से कुछ लोगों ने जो देह व्यापार है उसको छोड़ा भी है। वो जो भीख मांगने वाला व्यवसाय था उससे भी वो बाहर निकले हैं। हमने उनको कुछ छोटे छोटे काम इधर उधर दिलवाए हैं लोगों से बातचीत करके। तो इस प्रकार से ट्रांसजेंडर में हमारा ये काम शुरू हुआ, और उनके संस्कार उनमें बने रहे। तो हर महीने उनके साथ और हवन यज्ञ करना, कभी कभी उनको घुमाने के लिए ले जाना। अभी हमने एक ट्रांसजेंडर के पूरे ग्रुप को और अयोध्या लेके गए थे, भगवान श्री राम की मंदिर के दर्शन उनको करवा के लाए। तो इस प्रकार से उनको संस्कारित करना और समाज में उनको उचित सम्मान दिलाना। हमारे अपने कार्यक्रम होते हैं सेवा भारती का, तो उसके अंदर भी हम उनको बुलाते हैं, अपने साथ उनको बैठाते हैं, अपने साथ उनको खाना खिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये काम हमारा ट्रांसजेंडर में चल रहा है। आपने जैसे बताया कि उनका उनके मन में समाज के प्रति गुस्सा है, आक्रोश है, जो कि बहुत ही जायज बात है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रीटमेंट वो लोग हर दिन फेस करते हैं वो तो होगा ही। तो आपको क्या लगता है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और समाज को किस तरीके से आगे आना होगा? तो समाज को कुल मिलाकर उनके साथ व्यवहार वैसे ही करना चाहिए जैसे हम बाकी सामान्य लोगों के साथ करते हैं। ट्रांसजेंडर का क्या होता है, जैसे पता लग जाता है कि भाई वो ट्रांसजेंडर है, तो सबसे पहले घर वाले छोड़ देते हैं। जी। तो उसको अपने परिवार के प्रति भी और क्रोध रहता है। हम परिवार को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। अभी कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो अपने परिवार में रह रहे हैं, अच्छा। तो उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। हम्म। भाई उसको भगवान ने जैसा जन्म दे दिया उसमें उसका कसूर नहीं है ना। जो हम्म। पैदा वो जिस रूप में भी हुआ, ये ऊपर वाले ने जैसे उसको पैदा किया वैसा है। लेकिन हम्म। बाकी तो उसका शरीर, बाकी सब कुछ है, उसके हाथ है, पैर है, दिमाग है, दिल है, मन है, सब कुछ उसके पास है। तो जैसे हम सामान्य लोगों से व्यवहार करते हैं, वो चाहता है मेरे से वैसे ही व्यवहार किया जाए, मुझे उसी तरह से ट्रीट किया जाए। जी। भाई ठीक है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इस एक कमी के अलावा बाकी तो कोई कमी मेरे अंदर नहीं है ना। हम्म। थोड़ी मेरी आवाज में फर्क आ गया, उसके कारण से आवाज मेरी ठीक है मोटी लगती है। तो लेकिन वो वास्तव में तो, और वो हमने जब उनसे बातचीत की कि भाई आप इस तरह से जो ना एकदम से भड़क जाते हो जरा जरा सी बात पर, गाली गलौज करते हो, तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि समाज गलत नजरों से देखता है, हम्म। सब लोग हमको दूसरी नजरों से देखते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए भी इस तरह से आक्रामक रूप अपनाते हैं कई बार, कुछ हम्म। बार गुस्से में, कई बार अपनी सेफ्टी के लिए। हम्म। तो उनकी इच्छा इच्छा ही है, वो समाज से बाकी कुछ नहीं चाहते। वो हम्म। मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
समाज से सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जैसे हम सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करें, ऐसे करें। जैसे हमारा कार्यक्रम होता है, हमारे 3-3, 4-4 सौ की संख्या के कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर 20-20, 30-30, 40-40 ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता आते हैं हमारे, वो हमारे साथ ही होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। वहां कोई उनको उस नजर से नहीं देखता, सब उनके साथ खाना भी खाते हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसी मजाक भी चलता है, उनको अच्छा लगता है, यही उनको चाहिए बस। जैसे आपने बताया कि और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि वो सब हम सब लोगों की तरह ही हैं। पर क्या वो एक किसी कला में निपुण होते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं? हाँ, वो जो ना, उनको वो बहुत अच्छे ब्यूटिशियन होते हैं। अच्छा। हाँ, उनको ब्यूटी पार्लर का बड़ा शौक रहता है, फैशन डिजाइनिंग का भी रहता है उनको, लेकिन अच्छा। ब्यूटी पार्लर में उनको बहुत निपुणता रहती है। और वो कुछ क्लरिकल काम भी अच्छे कर लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक उनको ब्यूटी पार्लर के काम में एक तरह से उनको ये है, निपुणता है। डांस वगैरह भी वो करते ही हैं। और हमने उनकी पीछे 2 वर्ष पहले, और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है उस हम्म। दिन, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर हमने बातचीत की, क्योंकि उनको साथ शारीरिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं। हम्म। तो वहां के हमने मैनेजमेंट से बात करके उनके लिए एक अलग विंडो बनवाई, कि ओके। जहां पर सप्ताह में एक दिन ट्रांसजेंडर जा सकते हैं। बाद में उन्होंने 2 दिन किया। अलग उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था करवाई, अलग उनके लिए डॉक्टर का केबिन उन्होंने प्रोवाइड किया। तो अच्छा। उनकी अपनी समस्या, हाँ, तो वो गए, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है उनको। इस तरह के काम में उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अब उनको तैयार कराना, इस सब के अंदर बड़ी हेल्प उनकी करनी पड़ती है, तो करते हैं। और ब्यूटी पार्लर के लिए वो बड़ा अच्छा रहता है, ये उनका विषय, उनका मन का भी है, वो इसको करते भी बड़े अच्छे से करते हैं। आपने जैसे बताया कि आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बात करी और वहां ये इनिशिएटिव लिया, तो क्या आरएमएल अस्पताल के अलावा भी कोई ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पे ट्रांसजेंडर्स के लिए और फैसिलिटीज उपलब्ध हैं? वैसे फैसिलिटीज है, लेकिन अलग से कोई उनके लिए वो नहीं है। राम मनोहर अच्छा। लोहिया में भी हमने किया, अभी बाकी हॉस्पिटल में बात चल रही है, देखते हैं एक दो हॉस्पिटल वगैरह हम जुड़ सके तो और हो जाएगा। हम्म। उन्होंने अलग से उनके लिए एक विंडो बनाई है, अलग व्यवस्था की है। और आपने बताया कि आप लोग उनकी पढ़ाई में भी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो क्या ये ओपन स्कूलिंग से आप उनकी पढ़ाई करवा रहे स्कूल, हैं? ओपन स्कूल। और यहाँ पे आपने शुरू में ही जिक्र किया था कि कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देह व्यापार में जो लिप्त महिलाएं हैं उनकी भी काफी मदद की है, तो यहाँ मैं आपसे उनके बारे में जानना चाहती हूँ। कोरोना काल में क्या हुआ कि हमने अपना एक कॉल सेंटर स्थापित किया हुआ था, सहायता केंद्र। और सब जगह हम सब लोगों की सहायता कर ही रहे थे, जैसे जैसे भी डिमांड आती थी समाज से। तो हमारे कार्यालय के अंदर एक महिला का फोन आता है, और उसने हमसे कहा कि भाई क्या आप सबको राशन दे रहे हैं, काम धंधा तो हमारा भी बंद हो गया है, हमारे भी भूखे मरने की नौबत है, तो क्या आप हम लोगों को भी कुछ सहायता दे सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, आप कहाँ से बोल रही हैं? उन्होंने कहा अगर मैंने ये बता दिया मैं कहाँ से बोल रही हूँ तो आप अपना फोन रख दोगे, आप बात नहीं करोगे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। तो उसने बताया कि हम जीबी रोड से बोल रही हूँ मैं, और आपका नंबर मुझे कहीं से मिल गया ढूंढते हुए, इसलिए मैंने आपके ऑफिस में फोन किया है। तो हमने उनसे संपर्क किया। तो उसने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में देह व्यापार में लगी ऐसी महिलाएं, और उनको भूखे मरने की नौबत है। तो हमने उन सबको लिस्टेड किया। तो उस समय 982 ऐसी महिलाओं की हमने एक लिस्ट तैयार की, सूची बनाई, जो 982। 982। हाँ, और लगभग वो 250 कमरों में रही थी। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम आप सबको, बाकी तो लोगों को हम 7-7 दिन का राशन देते हैं, हम आपके लिए बड़ी राशन की किट तैयार करेंगे और 1 महीने का राशन आपको सबको देंगे, आप चिंता मत करिए। हम्म। तो हमने उनके लिए राशन की किटें तैयार कराई। उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे लाइन लगवा के देते हैं तो हम लाइन नहीं लगाएंगे, हमें नीचे आने में बड़ी वो आती है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने एक बड़ा ट्रक लिया। हम्म। हमारे जो सेवा भारती के अध्यक्ष हैं, वो एपीएमएल के भी अध्यक्ष हैं, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स, उनसे हमने बड़ा ट्रक लिया। और हमने वहां पर जीबी रोड में एक कोने से शुरू किया, और 10-10, 10-10, 12-12 ऐसे महिलाओं को बुलाते थे, और उनको राशन देते थे और ऊपर भेजते थे। उस क्रम के अंदर जब वो आती थी, तो हम सामान्य रूप से जैसे उनको हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहते थे, तो जरा हम कहते थे बहन जी थोड़ा लाइन में लग जाइए, बहन हम्म। जी थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए।
तो ये बार बार वो शब्द सुनकर जो उनकी जो दो तीन वहां पर जो प्रमुख हमारे साथ चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमको बार बार ये बहन जी मत कहिए, हमको बड़ा कष्ट होता है। हमें तो हमारा भाई भी बहन कहने को तैयार नहीं है, और ये बेटी का, बहन का, पत्नी का, ये सब रिश्ता हम भूल चुके हैं। इस समय हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम्म। नर्क की, ये आपको हम बता नहीं सकते। हम्म। हमने कहा देखो, हमारे संस्कार हैं, हम संघ के कार्यकर्ता हैं। हम्म। हम जब किसी से मिलते हैं तो जो समान उम्र की महिला होती है बहन कह देते हैं, छोटी होती है तो बेटी कह देते हैं, बड़ी होती है तो माँ कह देते हैं। मैंने कहा यही अपनी संस्कृति का, ये हिंदू संस्कृति का संस्कार यही है। तो हम्म। हमने कहा हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं, हम्म। इसके अलावा हमारे मुंह से निकलेगा नहीं कोई शब्द। लेकिन हमने सोचना शुरू किया कि इनके ऊपर कुछ करना चाहिए। हम्म। कोरोना के बाद फिर उनको गैस के खत्म हुआ था, तो हमने गैस के सिलेंडर भी उनको प्रोवाइड कराए। हम्म। हम्म। और उसके बाद हमने कहा कि भाई ये चैन टूटनी चाहिए। वो हमारे मन में एक ध्यान आया कि ये चैन टूटने का कैसे, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें ये बातचीत में पता लगा, क्योंकि वहां पर एक बड़ा रैकेट चलता है, और बड़े और नई तरीके से रैकेट चलता है, और वो मजबूर है, वो निकल भी नहीं सकती वहां से। जो बहुत एक तो हिम्मत करती है, दो तीन निकली है वहां से, उनको हमने कुछ अन्य काम कराए हैं। किसी हम्म। को चाय की दुकान करवाई है, किसी को इडली डोसे का काम कराया, ऐसी दो तीन निकल के भी आई हैं। एक की हमने शादी भी करवा दी, वो चली गई अरे वाह। अपने घर। अरे वाह। हाँ। तो ऐसे कि बहुत कम संख्या है, लेकिन शुरुआत हो गई। तो ये लगा कि चेन तोड़नी चाहिए, तो चेन टूटने के लिए हमने एक हॉस्टल शुरू किया लड़कियों का। हम्म। उसमें 7-8 साल की लड़कियां, और इन सबसे संपर्क करके, देह व्यापार में जो लगी है महिलाएं, इनसे हम्म। संपर्क करके, जीबी रोड की भी हैं, अन्य स्थानों की भी हैं। हम्म। तो हम 7-8 साल की बच्चियों को, इससे ज्यादा बड़ी उम्र की बच्चियों को नहीं लाए, ऐसे हम 20 बच्चियों को लेके आए हैं। हम्म। और वो 20 बच्चियां अब पिछले 3-4 साल से हमारे साथ है। अच्छा। वो हमारे छात्रावास में रहती है, अपराजिता में। उनका हमने स्कूलों के अंदर एडमिशन कराया हुआ है, सामान्य स्कूलों में। और वो, हमारी इच्छा है कि वो आने वाले समय में पढ़ लिख कर अपने पैरों पर जब खड़ी हो जाएंगी, जी। तो वो अपनी माँ को भी संभालेंगी और उस चेन को भी तोड़ेंगी। तो इस प्रकार से जो देह व्यापार में लगी हुई महिलाएं हैं, हम्म। उनकी बेटियों को, हम्म। और अपराजिता इसीलिए नाम रखा हमने कि वो कभी हम्म। पराजित ना हो, हम्म। उनके बेटियों के द्वारा ही, हम्म। और हम उनका उत्थान करें, उनका पुनरुत्थान करें, उनकी माओ को एक उचित सम्मान मिल सके, अच्छी जिंदगी मिल सके। ऐसा ये प्रयास हम सेवा भारती के द्वारा कर रहे आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को यहाँ पे रेज किया है, और आप मानेंगे नहीं, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं उनकी कहानी सुन रही थी। पता हम सबको है, लेकिन शायद हम में से कोई कुछ करना नहीं चाहता उनके लिए। और यहीं पे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई ऐसी महिला जो देह व्यापार में लिप्त है, वो अगर मुख्य धारा में वापस आना चाहती है, तो आपको लगता है कि समाज उसे एक्सेप्ट करेगा? हैं। बहुत मुश्किल है, हमको ऐसे लोग भी ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जहां चाह है वहां राह है। जी। अगर आप प्रयास करेंगे, संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे समाज के अंदर ऐसे लोग आज भी हैं, जिनके को जब ये कहानी बताई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है, तो अभी हमने एक की कराई ना शादी, जी। तो उसको एक्सेप्ट किया ही ना किसी ने। जी। अभी हमारा जीबी रोड के ऊपर उत्कर्ष के नाम से हमारा एक प्रकल्प चलता है। अच्छा। ये जो जीबी रोड पर जितने भी जो महिलाएं हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हम्म। तो वो प्रति सप्ताह वहां पर हमारा एक क्लिनिक चलता है। अच्छा। तो इनके जितने भी सारे टेस्ट वगैरह करना, इनका इलाज करना, इनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ये काम करते हैं यहाँ पे। और 100-150 महिलाएं हमारे पास आती है हर बार। अच्छा। और इन महिलाओं के साथ अब हमने त्योहार मनाना शुरू कर दिया। पंद्रह जी। अगस्त मनाया, 26 जनवरी मनाया, अभी पीछे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी इनके साथ हमने सेलिब्रेट किया। तो इनकी हिम्मत बढ़ी। अभी वहां पे इनके बच्चों के लिए हमने बालवाड़ी शुरू कर दी है। हम्म। इनकी जो और थोड़ी बड़ी बेटियां हैं, उनको हमने सिलाई सिखाना शुरू कर दिया है। मतलब आप उनको ऑप्शन देंगे। काम काम हाँ, सिखा रहे हैं? काम सिखा रहे हैं, मतलब उनको ये काम ना करना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी है, पढ़ जाएंगी, कुछ सीख जाएंगी, आ जाएगी बात। संघर्ष तो है ही है, लेकिन इस समय जितना संघर्ष कर रही है उससे ज्यादा संघर्ष नहीं है। जी। इस समय उनसे ये सब जो महिलाएं हैं, कोई मन से देह व्यापार में नहीं है। जब उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं ना, तो सबके पीछे की अपनी एक बड़ी दुख भरी, एक दर्द भरी कहानी है, जो सुनना
बहुत मुश्किल है। तो बड़ी पूजनीय है, वो बहुत पवित्र है, मन से बहुत पवित्र है, लेकिन मन बहुत पवित्र है उनका। आप ये तो बात कह इसलिए रहे हैं और मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आपको और आपकी पूरी टीम को इस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा शत शत नमन है कि आप लोग इतने अच्छे विचार से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, चाहे वो ऐसे व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, उनको आप मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पूजनीय कार्य है और इसके लिए जितने लोग भी इस एपिसोड को देखेंगे आई एम श्योर वो सेवा भारती से और ज्यादा जुड़ना चाहेंगे, सेवा भारती के कांटेक्ट में आना तो चाहेंगे, सबका स्वागत है। वॉलंटियर करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सबका स्वागत है। हमें तो जितना भी हम काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी सेवा कार्य हैं, वो सब समाज के सहयोग से ही चलते हैं। समाज का ही हम सहयोग लेते हैं। सरकार से हम फंडिंग नहीं लेते। वन टाइम फंडिंग तो ले लेते हैं, कोई हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर कोई सरकार की फंडिंग मिलती है तो। लेकिन हम समाज के ही लोगों पर ज्यादा आधारित है। ये समाज का ही संबल है हमें, जो हम इस तरह के काम कर पा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि आप सबके भी परिवार हैं, आप सबके भी अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार है। आप लोगों में ये भावना कहाँ से आती है कि हमें ये करना है? ये एक पैशन होता है, ये हर किसी में नहीं होता है, पर आप सब लोग, क्योंकि आप इतने लोगों से जुड़े हैं और आप सेवा भारती में दिल्ली में एक काफी अहम पोजीशन पे हैं, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि जो बाकी लोग हैं ये करने की इच्छा, दृढ़ शक्ति कैसे आती है? ये सेवा भारती के अंदर जो अधिकांश कार्यकर्ता है, जो प्रमुख प्रमुख दायित्वों पर हैं, हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं। अच्छा। और संघ हमको राष्ट्रभक्ति सिखाता है, समाज के लिए जीना सिखाता है। तो ये भावना वहां से आती है। दूसरा, ये जो हिंदू समाज है, हमारा ये मानना है कि हिंदू समाज के डीएनए में ही सेवा है। हिंदू समाज के मन में हमेशा से ही सेवा का भाव रहा है। मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों को भोजन कराना, ये सब हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज करते रहे हैं। हम कोई अलग से, कोई ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर हम कोई स्पेशल और स्पेशल काम कर रहे हैं। संघ ने तो हमको ये सब, जो हम परंपरागत करते रहे हैं हमारे पूर्वज, उसको ही दोबारा से फिर से करना चाहिए। हम सबको उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ये प्रेरणा हमको मिलती है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीना, अपने लिए तो सब जीते हैं। तो ये समाज मेरा अपना समाज है। हम ये मानते हैं कि एक बड़ा परिवार है, बाकी लोग हैं वो भी मेरे ही परिवार का हिस्सा है। और जब अपनत्व का भाव आता है, जब हम उसको अपना समझते हैं, वो अपना परिवार समझते हैं, तो फिर उसका सुख, उसका दुख, उसका दर्द सब वो मेरा अपना है। तो फिर अपने आप कदम उठ जाते हैं उस तरफ। और मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहती थी कि जैसे आपने जिक्र किया कि हिंदू समाज का ये हिंदू परंपरा है या हमें यही संस्कार मिले हैं, पर जब आप किसी की मदद करते होंगे तब तो आप ये देखते नहीं होंगे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी महिला है, आप मदद सबकी करते हैं। नहीं, हम सबके करते हैं। हमने कोरोना काल के अंदर जामा मस्जिद के आसपास भी जाकर और भोजन के पैकेट वितरित किए। हम सेवा करते समय ये नहीं देखते। लेकिन सेवा का संस्कार ये हिंदू संस्कार है, मैंने ये कहा। हम सेवा करते समय हिंदू है मुसलमान है ये नहीं देखते। जो भी हमें दीन दुखी की सेवा करनी है, हम्म। तो जो भी हमें पीड़ित मिलता है, जो भी हमें वंचित मिलता है, तो हम सबकी सहायता के लिए सबका सहयोग करते हैं। हमसे जो बन पड़ता है हम उसकी सेवा करते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते। और आपने जैसे बताया ट्रांसजेंडर्स हो गए या फिर देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, उनकी तो आप मदद कर ही रहे हैं, उनके अलावा भी आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपने इम्पोर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो समाज के कल्याण के लिए हैं? देखो, समाज में चार प्रकार के बीच में हमारा काम है। उपेक्षित, पीड़ित, वंचित और अभावग्रस्त। ये चार प्रकार का जो वर्ग है समाज में, जो आमतौर पर झुग्गी बस्तियों में रहता है, जिसे हम सेवा बस्ती कहते हैं, जो स्लम्स में रहता है, कच्ची कॉलोनियों में रहता है, हम्म। इस तरह के लोगों के बीच में और हम काम करते हैं। इस समय हमारे लगभग 850 से अधिक सेवा के काम चलते हैं। अच्छा। हम चार वर्टिकल पे काम करते हैं: शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, और सामाजिक विषय जो है उसके क्षेत्र में हम काम करते हैं।
तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम करें तो हमारी बालवाड़ियां चलती हैं, हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं, हमारा सेवा धाम आवासीय विद्यालय है इस हम्म। समय, जिसमें लगभग 350 से अधिक छात्र हैं, वो हम्म। 21 प्रांतों के। वो निशुल्क है और वो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। हम्म। हम इसके अलावा हमारे 7 छात्रावास दिल्ली में और चलते हैं, 2 बच्चियों के चलते हैं, 6 बच्चों के चलते हैं। हम्म। सेवा धाम हमारा 12वीं तक है, उसके बाद कोई अगर पढ़ना चाहे कॉलेज के अंदर जाकर तो उसके लिए 2 ऐसे छात्रावास हैं, हम्म। वजीराबाद और सवन पार्क में, जहाँ पर जो +2 के बाद की जो पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या कोई कोर्स करते हैं, तो हम्म। ऐसे बच्चों के लिए भी हम छात्रावास चलाते हैं। ऐसे छात्रावास भी चलाते हैं बच्चों के लिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जिनके कोई भी नहीं है, ताऊ चाचा मामा है, माता पिता नहीं है, या केवल दादा दादी हैं, वो हम्म। उनका लालन पालन नहीं कर पा रहे, हम्म। बच्चा बिल्कुल संभल नहीं रहा है, हम्म। ऐसे बच्चों के लिए भी हमारा गोपाल धाम छात्र आवास है, हम ये चलाते हैं। तो हम्म। इस प्रकार का ये एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करते हैं। अच्छा। इसी प्रकार से स्वावलंबन के क्षेत्र में हम सिलाई सेंटर चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं और कंप्यूटर के कोर्सेज चलाते हैं। तो ये इस प्रकार से मेहंदी लगाना भी सिखाते हैं बहनों को, फैशन डिजाइनिंग के भी हमारे केंद्र चलते हैं ये। इसी प्रकार से, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं तो हमारी मोबाइल डिस्पेंसरीज है, अच्छा। वैसे भी डिस्पेंसरीज हैं। 2 हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, एक अशोक विहार में, एक तिलक नगर में। अच्छा। और यहाँ हम, आप कहीं भी दिल्ली के अंदर जाएंगे तो 3-3, 4-4 हजार रुपए के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अंदर डायलिसिस करते हैं। और हम लोग 900 रुपए के अंदर डायलिसिस करते हैं, जिसकी कॉस्ट भी 1600-1700 रुपए पड़ती है। लेकिन हम 900 रुपए के मिनिमम उसके ऊपर बाकी दानदाताओं से कुछ सहायता लेते हैं और वो हम डायलिसिस करते हैं। मतलब इस बार 7 अक्टूबर को जो वाल्मीकि जयंती है, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती, जी। उस दिन हम अशोक विहार के अंदर जो हमारा डायलिसिस सेंटर है, हम्म। उसमें निशुल्क डायलिसिस का ऐसा एक प्रारंभ करने का भी हमारा प्रयास है। जी। तो उसको विधिवत अनाउंस तो हम 7 तारीख को ही करेंगे। जी। तो समाज के लिए ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करते हैं। हमारे पैथ लैब है, सब प्रकार के टेस्ट करते हैं हम। जो CGHS के जो रेट हैं उससे भी हम्म। कम रेट पर, हम्म। 6,500 में MRI आप कराते हैं बाहर, तो हम वो 2,500 में, 2,000 में करते हैं। अच्छा। तो इतने कम 1/3 रेट्स के ऊपर समाज को, और पैथ लैब की सुविधाएं, डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधाएं, ये सब हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर हम हवन यज्ञ कराते हैं, सेवावस्थी की बहनों के बीच में भजन मंडलियां चलाते हैं ताकि उनको कुछ भजन करे, संस्कार मिले। हम्म। और उनकी काउंसलिंग करते हैं। हम्म। परिवारों के आपस में झगड़े होते हैं तो उसको भी सुलझाने का काम करते हैं, प्रसन्ना सलाह केंद्र चलाते हैं। पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो उनको बैठाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, कोर्ट कचहरी जाने से बचाते हैं समाज के अंदर। और उनको उस तरह का ना देखना पड़े, वो हंसी के पात्र ना बने, उसलिए उसको पहले ही जाने से, उससे पहले समझा बुझा कर गृहस्थी को ठीक प्रकार से वो अपने को चलाएं। तो इस प्रकार से ये सारे इश्यूज हमारे चलते रहते हैं, तो 4 प्रकार के लोगों में। और ये 4 वर्टिकल पे हम काम करते हैं। एक हमारा और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट भी है। हम्म। इसमें जैसे भी दिल्ली के अंदर कहीं आपदा प्रबंधन, जैसे भी बाढ़ आई, हाँ। तो जहां जहां भी बाढ़ आई तो हमने तुरंत अपने कैंप लगाए, हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए, भोजन लेकर, चाय लेकर, जो उनकी सहायता कर सकते थे। हालांकि इस बार दिल्ली सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, टेंट वेंट बहुत पहले से लगा दिए थे। हम्म। दिल्ली सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था भी ठीक ठाक थी। लेकिन तो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, चाय है, उनको संभालना, उनके बीच में जाकर खड़े हो जाए। व्यक्ति क्या है कि ऐसे संघर्ष में काम तो खुद भी कर लेता है, कोई लगे तो सही, बगल में कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरी हिम्मत बनाने वाला है। हम्म। तो हम्म। हम इस समाज के साथ इस तरह के, कभी झुग्गियों में आग लग जाती है तो हम हम्म। तुरंत पहुंचते हैं। सामान उनका जल गया, थोड़ा सामान होता है तो हमारे पास, हम सामान इकट्ठा करते हैं, उनको बर्तन इकट्ठे करके दे दिए, कपड़े इकट्ठे करके दे दिए। हम्म। तो इस तरह के काम करके दोबारा से वो अपनी गृहस्थी शुरू करे। तो वो आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, वो इस तरह के काम करता है। तो समाज में ये सब काम करते हैं। अभी भी इस समय दिल्ली के अंदर लगभग 400 सेवा बस्तियों के अंदर, झुग्गी बस्तियों में, और 850 हमारे से अधिक, 777, 877 और हमारे सेवा के काम चल रहे हैं इस समय। चलते चलते मैं आपसे आखिर में सिर्फ एक चीज समझना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कल आप लोगों की एनिवर्सरी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? आपने इतना कुछ देखा है, आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज
कहाँ पीछे छूट रहा है, कहाँ हम रह जा रहे हैं कि सब लोगों को हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे। देखो, कभी कभी मेरे को लगता है कि हम सब कहते हैं भारत माँ। ये भारत जो देश है ये हमारी माँ है। और बहुत सारे उसके अंदर हम एक चित्र देखते हैं, हम्म। भारत माँ का चित्र। हम्म। तो वो एक शरीर के रूप में नजर आती है। हम इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारत माँ के शरीर का हिस्सा हैं। हम्म। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई हम्म। मुंह है, कोई दिल है, कोई मस्तिष्क है। जो जिस जिस पे है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले और देखें कि अगर कन्याकुमारी, कश्मीर हमारा मस्तक है और कन्याकुमारी भारत माँ के चरण हैं, तो बीच का जो भी हिस्सा है, पूर्व और पश्चिम, हम्म। अगर हम देखते हैं तो भुजाएं हैं। हम्म। और ये समाज में जितना भी लोग रहते हैं हम सब भारत माँ की संतान हैं। हम इस देश को वैभवशाली, समृद्ध, सशक्त भारत के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। लेकिन कब बनेगा? जैसे शरीर होता है, शरीर के जब सारे अंग स्वस्थ रहते हैं तो ही शरीर अच्छे से चलता है। जी। अगर एक भी अंग खराब है, किसी हाथ में लकवा मार गया, कोई पैर में थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, तो शरीर उतना अच्छा नहीं चल सकता। जी। तो ये जो भारत है, ये देश है, ये हमारी भारत माँ है। हम्म। इसका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी यह विश्व गुरु बनेगी, तभी यह समृद्ध भारत कहलाएगा। हम्म। तभी हम विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेंगे। तो इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब मूलभूत सुविधाओं से युक्त हों। सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, हम्म। सब मिलजुल कर रहें। कोई भी एक हिस्सा अगर पिछड़ता है, हम्म। मेरे समाज का एक भी हिस्सा पिछड़ता है, तो मेरी भारत माँ का एक अंग वह पिछड़ा हुआ है, एक अंग कमजोर है। उस कमजोर अंग को सशक्त बनाऊं ताकि मैं अपनी भारत माँ को सशक्त बना सकूं। हम्म। इस भाव से इस पूरे समाज को अपना एक, अपने शरीर का हिस्सा माने। यह मेरा एक बड़ा परिवार है। और अपने परिवार में मैं किसी को भी कमजोर नहीं रहने दूंगा, किसी को भी अभावग्रस्त नहीं रहने दूंगा, किसी को भी वंचित नहीं रहने दूंगा, किसी को भी उपेक्षित नहीं रहने दूंगा। हम सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, प्रेम से रहेंगे। तो हमारा तो एक मंत्र है कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। अपने अंतःकरण में लेकर इस प्रकार का भाव, और अगर हम इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए संकल्प से आगे बढ़ेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे। हम इतना तय कर लें कि अपने जीवन में एक व्यक्ति के चेहरे पर मेरे कारण से मुस्कुराहट आएगी, जो दीन है, दुखी है, उपेक्षित है, पीड़ित है। ऐसे किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे भी अगर हमने मुस्कुराहट ला दी, उसके दुख दर्द दूर कर दिए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस धरती पर ही हम सबको स्वर्ग मिलेगा। ये भारत ही स्वर्ग बन जाएगा। और आने वाला जो समय होगा, ऊपर जो ईश्वर है वो हमारे इस काम को देख रहा है। वो आपका खुले मन से स्वागत करेगा, स्वयं आपकी और बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। तो भगवान का जो काम है, ये जो हमारे जो पीड़ित और उपेक्षित हैं, वास्तव में तो यही नारायण है। ये इस भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंग है। ईश्वर सेवा मानकर हम पीड़ितों की, उपेक्षितों की सेवा में जब जुटे, किसी एक के चेहरे पर मुस्कुराहट हमारे कारण से आए, इतना संकल्प ले, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर सब लोगों को, सब अभावग्रस्त लोगों को हम सब मिलकर संभाल सकते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, इतने बड़े मन के लोगों का देश है। हम फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। इतना ही निवेदन है। नमस्कार। धन्यवाद, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला, आपने इतनी जानकारी हमें दी। मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी, ये जो आपका मैसेज है, ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसका अगर 1% भी समझ जाए तो काफी बदलाव आ सकता है। नमस्कार। नमस्कार।